हिंदी क्लास 10th भाग 2 संचयन। आज की हमारी कहानी है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन ये कहानी है हिंदी भाग 2 संचयन की, जिसके लेखक हैं हमारे गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित ये कहानी है सपनों के से दिन। आइए इसे आज हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी, कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुत्ते और बिखरे बाल जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर, कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कोते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से पिछले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी के लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्साए थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे की नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके यहाँ कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तक ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजरी सी गली में रहने वाले लोगों के थी। हमारे सभी की आदतें भी बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे और जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक दिया आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, यहाँ तक कि परचूनिए आती हैं भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लड़े पंडवा कर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमों का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम जा भी सीख नहीं पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकती अनुसार एक क्षण 2 दिन 4 कैसे कब बीत गए। हमें से कोई भी ऐसा ना था कि जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी है काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनोहर लगती थी। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाएं और सोच समझ के अनुकूल तो होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियां कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन
दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बजाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या क्या करते। शायद जेब में डाल देते। माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या फिर हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिला होते तो एक और तो कुछ बड़े सियाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु हम दूसरी और नई पुरानी कापियाँ किताबों से जाने कैसी बांस आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में एक डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर डेढ़ दो महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा बिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमेशा हमारे बोलने के ढंग या खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोते को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक टीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ दो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो कुछ उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या धूप पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बांधते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भी बह जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार तो ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टर जी ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल भी कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियां एक महीना बाकी रह हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर बुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। और जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भाग कर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का वह बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होती जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों जी की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई
से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पीट का ढंग, पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके डिगने 4 बरिशद के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से क्या करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली हो ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का काम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलाने वाले इस इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर का श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वे बाहर आते और सीधे कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े है, देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी और बांध की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे और वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी में पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपटते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी से झुका कर मुंह नीचा के हंस देते। वह चपत तो मैं जैसे हमें भाई बीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियों हाथों में पकड़वा कर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहरती और फड़फड़ाती झाड़ियों के साथ बाकी बदियों तथा गले में दौड़ेंगे रुमाल लटकाए अभ्यास क्या करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकते कहते, शाबाश बेल बिंगिंग अगेन 1 2 3
3, 2, 1 उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमके जीत लिए हों। कभी ये एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर भी लिखी गुड्डो गुड़ का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी का कथा करते समय बताया कहता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग उठ जाती। ऐसा भी हुआ कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर में के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी के एक लड़के को उनके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनंजय लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहता। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ हुआ तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियाँ, पेंसिल, फोल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपये की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के क्या करते। अजीब बात थी, मुझे नई कापियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे का श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों के मारपीट का भय ही कहीं भीतर जम कर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वे होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगेंगे कि जैसे हम हरफमौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी देने को तैयार रहते। इन्हीं कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कब्र तक रास्ते के दोनों ओर जो आलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली सल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एरियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते या कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाइकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसीलिए हमारे देश की रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर
पाया था। लोगों की फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित क्या करते। उनका एक गाना अभी भी याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियों पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। बत्ती हो जा रे रंग रूट, बत्ती हो जा रे अठे मिले से टूटे रीटर, उठे मिलदे बूट, बत्ती हो जा रे रंग रूट, अठे बहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, बत्ती हो जा रे रंग रूट। इन्हीं बातों से आकर्षित होगा कुछ नौजवान बत्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हों। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माथा के दागों से भरा चेहरा और बाज से भी तेज आंखें, खादी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के बीच नीचे भी खुडिया लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील टुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो कोड़ियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के थे हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फांसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक कच्चा अभ्यास हो गया था, परंतु फांसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटे में जुबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते हो, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी रात या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा गया तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुक कर टांगों के पीछे से बाहर निकाल कर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर 2 टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गेट पर थे। जब तक मेरी और हर बस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जो हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह मोटी पीटी प्रीतम मास्टर की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। हार्ड आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एंड वंस। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने
कहा था कि क्या कहते हैं, क्या चौथी श्रेणी की को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हाजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में एकदम कदम नहीं रख सकते। जब भी फांसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर जी नौहरिया राम जी के कमरे में फांसी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबरा किराए पर ले रखा था वही आराम से सो रहे थे। कब कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रद्दी भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों के को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते, परंतु हमारे लिए ये चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते वे अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोते तो उनके दहकती पूरी आंखों से भय न लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह उन्हें अलौकिक ही मानते थे। ये थी कहानी सपनों के से दिन, गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित कहानी सपनों के से दिन, हिंदी भाग 2 संचयन, क्लास 10th।